हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में उम्मीद है कि आपको रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ हाइगन्स वेव थ्योरी आपको समझ में आ गई थी, कैसे इसका प्रूफ किया जाता है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल पाथ एंड पाथ डिफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। मान लीजिए एक लाइट वेव है जो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और एक लाइट वेव हमारी एयर में ट्रेवल कर रही है। मान लेते हैं ये हमारे पास एयर है और ये हमारे पास कोई मीडियम है, ये अपना कोई मीडियम है। और लाइट वेव एयर में भी ट्रेवल कर रही है और मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो लाइट वेव की एयर में और लाइट वेव की मीडियम में पाथ का डिफरेंस कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं जो हमारी लाइट वेव है वो मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टी टाइम में। तो आप यहां पे देखिएगा, लिखा है इफ अ लाइट वेव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस टी, एक लाइट वेव टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में के मीडियम में लाइट वेव ट्रेवल कर रही है। तो सबसे पहले लिखिए, लेट लाइट वेव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस t इन अ मीडियम, या आप टी भी ले लीजिए। एक काम करते हैं, आप इसको टी मत लीजिए, आप इसको डी ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम टाइम भी यहाँ पे निकालने वाले हैं ना, तो टाइम के लिए आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप यहाँ पे डी ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। डी ले लेते हैं। तो मीडियम की थिकनेस कितनी मान लेते हैं, मीडियम की लेंथ मान लेते हैं डी है। तो अब यहाँ पे भी आप इसको कर लीजिए, डी कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे क्या कर लीजिए, डी कर लीजिए। चलिए, तो मान लेते हैं हमारी एक लाइट वेव है जो एयर में ट्रेवल कर रही है और मीडियम में ट्रेवल कर रही है। मान लेते हैं लाइट रेस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में ट्रेवल कर रही है, टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो देखिए, लेट लाइट वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस डी इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इन टाइम टी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि उतने ही समय में, मेरी बात समझिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक लाइट वेव है जो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में। तो बताइए उतने ही समय में लाइट वेव इस एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी, आपको यह निकालना है। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, सो व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ? ऑप्टिकल पाथ आपका इतना होता है कि, इतना याद रखिए, अगर मान लीजिए कोई लाइट वेव है किसी मीडियम में टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो कोई लाइट वेव एयर में उतने ही समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ क्या है? इफ अ लाइट वेव ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस डी इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन म्यू डी, म्यू मल्टीप्लाई बाय डी, मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम की थिकनेस, इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ इन एयर, ऑप्टिकल पाथ ऑफ लाइट इन एयर इन सेम टाइम। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बेहतरीन। चलिए, अब हम ये निकालने वाले हैं कि हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि ये म्यू डी कहां से आया। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि लाइट वेव हमारी इस किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप ये जानते हैं कि मान लीजिए लाइट की यहाँ पे एयर में लाइट की स्पीड मान लेते हैं कितनी है, c है, और मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, v है। तो आप v और म्यू के बीच में रिलेशन जानते हैं। जब किसी मीडियम में, किसी ऑप्टिकल मीडियम में लाइट वेव ट्रेवल करती है, तो जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन होता है, v = c डिवाइडेड बाय म्यू। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आप इसको v बराबर c अपॉन म्यू को इक्वेशन नंबर 1 मान के आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बोलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, मान लेते हैं लाइट वेव t टाइम में v स्पीड से d डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किसी मीडियम में। तो चलिए लिख लेते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम किस रे की बात कर रहे हैं,
हम रे किसकी बात कर रहे हैं, रे 2 की बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड रे की बात चल रही है, जो सेकंड रे हमारी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, v स्पीड से ट्रेवल कर रही है। कितना डिस्टेंस चल रही है, d डिस्टेंस चल रही है, d डिस्टेंस चल रही है, कितने टाइम में, t टाइम में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल t इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय v कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या v बराबर होता है c अपॉन म्यू, तो क्या मैं इस v की जगह पे c अपॉन म्यू कर दूं, बहुत बढ़िया। चलिए करिए फटाफट से, ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू t बराबर d, v कितना है c डिवाइडेड बाय म्यू, यहां से हो जाएगा म्यू d अपॉन c। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसे आप मान लीजिए बच्चे इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं फिर बताता हूं, मान लीजिए एक लाइट वेव है जो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एक लाइट वेव म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में t टाइम में d डिस्टेंस ट्रेवल करती है v की स्पीड से। तो उतने ही समय में एक लाइट वेव एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतने ही टाइम में लाइट वेव एयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, ऑप्टिकल पाथ। और ये ऑप्टिकल पाथ कितना आता है, म्यू इंटू डी आता है। अब ये म्यू डी कैसे आता है, चलिए इसको देखते हैं। यहां पे आपको बात समझ में आ गई, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर वाली चीज रफ करने जा रहे हैं, आप उसको ऊपर थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं ऊपर थोड़ा रफ करने जा रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, बहुत प्यारा डेरिवेशन। चलिए देखिए, अब ये तो हमारी रे 2 की बात हो गई। जो रे 2 है हमारी, या वेव 2 है, वो मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उसके बारे में हमने लिख लिया, उसकी स्पीड v थी, डिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन लिख लिया हमने, कोई दिक्कत हुई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं रे नंबर 1 की। किसकी बात करते हैं बच्चों, रे नंबर 1 की बात करते हैं। रे नंबर 1, अब रे नंबर 1 को बहुत ध्यान से देखिए कि जो रे नंबर 1 है वो कहां ट्रेवल कर रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है, या एयर में प्रोपोगेट कर रही है। अगर एयर में प्रोपोगेट कर रही है तो एयर में इसकी स्पीड कितनी है, c स्पीड है। तब हम लोग बेसिक वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बेसिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे वही, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते हैं कि लाइट वेव जो एयर में ट्रेवल कर रही है उतने ही टाइम में कैपिटल डी डिस्टेंस, या आप x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, x डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है, x डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट a ray 1 travels in air in time t, in same time t at the distance x। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ठीक है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, सेम जो फॉर्मूला होता है वो वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां से अपन को निकालना है डिस्टेंस, अपन का क्या मकसद है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर कितना है, x, डिस्टेंस की जगह हम रख देंगे x, और स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे। एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, c, और टाइम कितना है, स्मॉल t, तो यहाँ पे हम कर देंगे c मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t। बोलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको अगर याद हो तो c मल्टीप्लाई बाय t बराबर यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था, कुछ याद है, म्यू d अपॉन c लिखा था, म्यू d अपॉन c। यहां से हम क्या करेंगे, c से c कैंसिल कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, म्यू d आ जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों पाथ डिफरेंस, सॉरी इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, माफ करिएगा, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। सो व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ होता है, फिर से सुन लीजिए, अ लाइट रे ट्रेवल इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू at a time t with a distance d at the speed of v। क्लियर है,
लाइट वेव विच ट्रेवल्स इन एयर, तो वो उतने ही टाइम में लाइट रे 1 उतने ही टाइम में जितने टाइम में ये रे 2 टी टाइम में किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, उतने ही टाइम में ये रे 1 एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट रे 1 इन एयर इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑप्टिकल पाथ। और ये ऑप्टिकल पाथ कितना आता है? म्यू डी आ जाता है ऑप्टिकल पाथ। तो देखिए ये जो लाइट रेस ट्रेवल कर रही है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? डी डिस्टेंस। और लाइट ये एयर में, ये जो रे एयर में ट्रेवल कर रही है वो कितना कर रही है? म्यू डी। ये वाली लाइट रे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टी टाइम में कर रही है डी, और ये टी टाइम में कितना कर रही है? म्यू डी। तो इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो अब आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आ गया ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। यहीं से आप समझ लीजिए कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होगा? अब आपको यहां से एक बेसिक चीज समझ में आ रही है कि अगर लाइट वेव किसी मीडियम में डी डिस्टेंस चलती है तो एयर में ज्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है ना। अब लाइट की अगर स्पीड ज्यादा होगी तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना। अगर डी डिस्टेंस यहां चल रही है तो यहां पे कितना चलेगी? म्यू डी चलेगी। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है और लाइट, अब आपको देखिए बेसिक चीज याद रखिएगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि टाइम दोनों जगह टाइम सेम है। इस वेव के द्वारा चले गया समय और इस वेव के द्वारा चला गया समय सेम है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। अब आप खुद बताइए लाइट की स्पीड कहां ज्यादा होती है? मीडियम में कि एयर में? एयर में। तो अगर लाइट की स्पीड अगर एयर में ज्यादा है, मीडियम में कम है, तो डिस्टेंस कहां ट्रेवल करेगी ज्यादा? एयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? म्यू डी माइनस डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? म्यू डी माइनस डी। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वेव इन एयर माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वेव इन मीडियम इन सेम टाइम टी। लिख लीजिए डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट वेव या लाइट रे इन एयर में कितना चल रही है? म्यू डी एंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन मीडियम में कितना चल रही है? स्मॉल डी चल रही है। एट द सेम टाइम बिल्कुल सेम समय टी पे बात हो रही है। तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला आपके सामने क्या आ जाएगा? ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला आपके सामने बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा म्यू डी माइनस डी। तो ऑप्टिकल पाथ आपके सामने क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्टिकल पाथ आ जाएगा आपके सामने म्यू डी माइनस डी। यहां से डी को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा म्यू माइनस 1। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। इसको आप ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर दो लाइट वेव के बीच में पाथ का डिफरेंस आ गया, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। दो लाइट की वेव में अगर ऑप्टिकल का पाथ डिफरेंस आ गया तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होता है? डी ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा स्लैब, इस मीडियम की थिकनेस, म्यू हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ये हो गया और ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला ये हो गया। ये जो ऑप्टिकल पाथ आता है ये एयर में आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आपको ऑप्टिकल पाथ एंड पाथ डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंटरफेरेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक सुपरपोजिशन समझना है और सुपरपोजिशन की भी कई टाइप्स समझना है। अलग अलग प्रकार के सुपरपोजिशन होते हैं। सुपरपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं अध्यारोपण। तो हम लोग अध्यारोपण के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएगा हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। बने रहिए, इसके बाद हम लोग चल रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखने वाले हैं सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव का सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे हम लोग।
तो देखिए लाइट वेव का सुपरपोजिशन कैसे होता है। आपको पता है जो लाइट वेव होती है वो हमारी ट्रांसफर नेचर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसका नेचर कैसा होता है, प्लेन प्रोग्रेसिव होता है। क्यों प्लेन प्रोग्रेसिव होता है? क्योंकि ये वेव आगे की तरफ भी ट्रेवल कर रही है और इसके मीडियम के जो पार्टिकल्स है, आई मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वो भी क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और ये एक दूसरे को म्यूचुअली प्रोड्यूस करते हुए आगे की तरफ प्रोपोगेट करते हैं। तो ये जो आगे की तरफ प्रोपोगेशन होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे का संचरण हो रहा है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की तरह, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये मीडियम के पार्टिकल्स कहे जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने की किसी भी मीडियम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी पार्टिकल मीडियम की जरूरत नहीं है। तो अब ये सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव होता क्या है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको पता है जो लाइट का इमिशन होता है ना, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिशन ऑफ लाइट वेव, इमिशन ऑफ लाइट वेव इज एन spontaneous process, spontaneous process, ये spontaneous process और random process होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एटम है, वो अपने ग्राउंड स्टेट में है। मान लेते हैं हमारे पास एक एटम है, वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, जिसके ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है E1। और मान लीजिए ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जिसको हमने ईटो से डिनोट किया है। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। और इसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से हम कोई एनर्जी सप्लाई कर दें इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी हम सप्लाई कर दें, मान लीजिए एक एनर्जी इसको मिल गई h न्यू। कितनी एनर्जी मिल गई, h न्यू फोटॉन मिल गया। अब इस ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसको जो एनर्जी मिल रही है h न्यू, वो किसी भी तरीके से मिल सकती है। ये जो एनर्जी है, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंसिडेंट एनर्जी बोलते हैं। ये किसी भी तरीके से मिल सकती है। वो कैसे मिल जाएगी, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में मिल सकती है, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में मिल सकती है। मतलब इस एटम को हम थर्मली हीट कर दें, जब इसको हीट करेंगे तो इसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, रेडिएशन को गेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फोटोन है क्या, फोटोन का मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोशन होता है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एनर्जी ऑफ फोटोन। अभी जो फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कई तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है। पहला तरीका तो ये है कि हो सकता हो इस एटम को हमने थर्मली एक्साइट कर दिया हो। क्या कर दिया हो, थर्मली एक्साइट कर दिया हो, थर्मल एनर्जी देकर। दूसरा तरीका क्या है, हमने इसको केमिकल रिएक्शन कराकर हमने इसको केमिकल एनर्जी दे दी, एच न्यू फोटोन की केमिकल एनर्जी दे दी। हो सकता हो हमने इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी हो सकता हो हमने इसको क्या दे दी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी हो सकता हो हमने इसको फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी हो, फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इसमें इस इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरह की एनर्जी दे सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी दे सकते हैं, केमिकल एनर्जी भी दे सकते हैं, थर्मल एनर्जी भी दे सकते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों, ये जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, एक पर्टिकुलर एनर्जी शेल में बिना एनर्जी का लॉस किए हुए ये बाहर से फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोन जब इस पे टकराएगा तो अपना मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो जैसे ही अपना मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। और जैसे ही एक्साइट होता है तो एक्साइट होकर कहां चला जाता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, यहां पे ये 10⁻⁻⁷ से लेकर
10⁻⁸ सेकंड तक ही रह पाता है। और जब इतना समय गुजर जाता है, जब ये दोबारा लौट कर कहां वापस आ जाता है, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो रेडिएशन करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? रेडिएशन करता है। जितनी फोटोन की एनर्जी इसने अब्सॉर्ब करी है उतनी ही फोटोन को ये इमिट करेगा। परंतु बात यह है कि ये जो फोटोन इमिट होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इमिट होगा। किस फॉर्म में इमिट होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में इमिट होगा। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी है वो हर तरह की एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा? E2 माइनस E1 के बराबर की ही एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर ही ये वाले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद एक्साइट होगा और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से वो कहां पे आ जाएगा? ग्राउंड स्टेट में आएगा। हालांकि ग्राउंड स्टेट से पहले वो आता है मेटा स्टेबल स्टेट में। कहां पे आता है बच्चों? मेटा स्टेबल स्टेट में आता है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये फोटोन को इमिट करता है, HNU फोटोन को इमिट करता है। अब ये HNU फोटोन को जो इमिट कर रहा है ये एक रैंडम प्रोसेस है। ये क्या प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस है। ये जो एनर्जी इमिट हो रही है यही आपकी क्या बन जाती है? लाइट वेव बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? लाइट वेव बन जाती है। तो याद रखिएगा जैसे ट्यूब लाइट जल रही है, कोई बल्ब जल रहा है, तो बल्ब भी कैसे जल रहा है? जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो उसका फिलामेंट गर्म होता है। तो उसके फिलामेंट को आपने कौन सी एनर्जी दी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी। आपने स्विच ऑन करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हुई, उसके फिलामेंट में गई, फिलामेंट गर्म हुआ। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के पास बहुत से इफेक्ट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जब फिलामेंट गर्म होगा तो जैसे ही गर्म होगा तो फिलामेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो थर्मल एनर्जी को गेन करेंगे, एक्साइट होंगे, एक्साइट होकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और जाने के बाद 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁸ सेकंड तक रहेंगे और रहने के बाद ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे। क्यों ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और हर एक सिस्टम ये चाहता है कि वो अपने कम से कम मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहे। और जैसे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और कोई भी सिस्टम नहीं चाहता कि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहे। हर एक सिस्टम चाहता है कि वो अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहे और इसलिए वो 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁸ सेकेंड, जिसको हम एक शेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? 1 शेक भी बोला जाता है। एक शेक के टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ग्राउंड स्टेट में जब वापस आता है तो वापस आने के समय एनर्जी को रेडिएट आउट करता है, फोटोन को इमिट आउट करता है, इमिशन करता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? इमिशन स्पेक्ट्रम मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों? इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जो फोटोन इमिट हो रहा है, ये एक रैंडम प्रोसेस है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। हो सकता हो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के बाद इमिट हो, फोटॉन्स को इमिट करे, हो सकता हो 5 सेकंड के बाद करे, हो सकता हो मिली सेकंड के बाद करे, कभी भी ये फोटोन इमिट करेगा। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसी ड्यूरेशन में, उसी के बीच में ये फोटोन को इमिट करेगा। लेकिन कब इमिट करेगा इसका डिडक्शन, इसका मेजरमेंट कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि इमिशन ऑफ लाइट वेव इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लाइट वेव का जो इमिशन होता है ट्यूबलाइट से, बल्ब से, वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
ये कभी भी हो जाएगा, रैंडम डायरेक्शन में हो जाएगा। हो सकता हो फोटोन यहां ना इमिट होगा, फोटोन ऐसे ऐसे इमिट हो जाए, फोटोन यहां पे इमिट हो जाए, फोटोन ऐसे ऐसे इमिट हो जाए, हो सकता हो फोटोन ऐसे इमिट हो जाए, हो सकता हो फोटोन ऐसे इमिट हो जाए। कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, रैंडम डायरेक्शन में फोटोन इमिट हो सकते हैं और कभी भी फोटोन इमिट हो सकते हैं। दैट्स द रीजन हम क्या बोलते हैं, लाइट का जो इमिशन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फोटोन को इमिट कर रहा है। जितना फोटोन जितनी एनर्जी लेगा उतनी एनर्जी के फोटोन को ये इमिट कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई? बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो फोटोन को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को इमिट आउट करता है। और इस एनर्जी का इमिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कभी भी हो सकता है, किसी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आप समझिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं और आपको बताऊं, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब आप देखिए दो वेव का सुपरपोजिशन कैसे होता है, बने रहिए, इसके बाद बताएंगे हम आपको सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अब देखिए बच्चों, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव क्या होता है। सुपरपोजिशन के लिए दो या दो से ज्यादा वेव्स का होना जरूरी है। किसी एक वेव से तो सुपरपोजिशन नहीं होगा। सुपरपोजिशन के लिए दो या मीडियम में दो से ज्यादा वेव्स का होना अति आवश्यक है। मीडियम होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर मैकेनिकल वेव है तो उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मैकेनिकल वेव नहीं है तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो सुपरपोजिशन तो दोनों केस में होता है, चाहे मैकेनिकल वेव हो चाहे नॉन मैकेनिकल वेव हो। क्लास 11th में आपने पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ मैकेनिकल वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव में मैकेनिकल वेव का सुपरपोजिशन पढ़ा था। यहाँ पे आप नॉन मैकेनिकल वेव का सुपरपोजिशन पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं हमारे पास दो सोर्स है, एक सोर्स है हमारे पास S1 और एक सोर्स है हमारे पास S2। ये हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है। लाइट का ल्यूमिनस भी हो सकता है, नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक लेजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव भी हो सकती है, व्हाइट लाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो लाइट के सोर्स हैं। ये दो लाइट के सोर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम लाइट के सोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट है मीडियम में, पॉइंट P। यहां से एक लाइट वेव ऐसे 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 निकलेगी, इधर जाएगी, और यहां से एक लाइट वेव ऐसे 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 निकलेगी, यहां जाएगी। बोलिए क्लियर है क्या? यहां से जो लाइट वेव निकल रही है ये प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की तरह है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन क्या होगा, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। मान लीजिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ऑल्दो कोई जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, इस लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। हमने मान लिया कि इस दोनों सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आपका हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स 1। कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया। अब देखिए मान लीजिए ये वाली वेव यहां से यहां तक पहुंच रही है T1 टाइम में। कितने टाइम में पहुंच रही है? T1 टाइम में। और यहाँ पे x1 को आप देखिए, अगर आपने क्लास 11 में प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव नहीं पढ़ा है तो समझ लीजिए ये वाला टॉपिक आपके लिए तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। आप पहले क्लास 11 का प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़कर आइए फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो वेव निकल रही है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये इक्वेशन हमारे पास हो गया y1 a sin ओमेगा t। हालांकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में होता है, मुझे पता है, लेकिन परेशान मत होइए। अभी आप एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव समझ के उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक वेव प्रोपोगेट हो रही है, एक वेव यहां से एक लाइट सोर्स से निकलती है, इस पॉइंट P पर पहुंचती है, और यहां से एक लाइट निकलती है, इस पॉइंट पे पहुंचती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां से निकलने वाली वेव t समय के बाद यहां पहुंच रही है और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, x1 का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। यहां पे y1 क्या है, यहां पे y1 को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। x1 को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, वेव का डिस्प्लेसमेंट। और वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ओमेगा अपॉन के।
यहाँ पे वेव की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ओमेगा अपॉन के से वो निकालते हैं वेव की वेलोसिटी। चलिए है, तो ये हमारा एक हमारे पास इस लाइट सोर्स से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है जिसका इक्वेशन ये है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस लाइट सोर्स से जो वेव निकलेगी क्या वो t1 समय में निकलेगी? नहीं। अभी मैंने बताया कि लाइट का इमिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लाइट का इमिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और कब लाइट इमिट हो रही है, कब फोटोन इमिट हो रहे हैं, कब इमिशन हो रहा है, कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कि एक समय पे लाइट वेव यहां पहुंच गई हो और उसके 2 सेकंड के बाद ये वाली वेव यहां पहुंच गई हो। ये भी हो सकता है कि कुछ समय के बाद यहां से निकलने वाली वेव यहां पहुंच गई हो और यहां से निकलने वाली यहां तक पहुंचने वेव को 3 सेकंड का समय लग जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां से निकलने वाली वेव जो यहां पहुंच रही है और यहां से निकलने वाली वेव जो यहां पहुंच रही है, इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट का इमिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जितने समय में यहां लाइट पहुंच रही है ये जरूरी नहीं है कि उतने ही समय में यहां भी लाइट पहुंच जाए। या यूं समझिए, मान लीजिए कि एक समय में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे यहां पे लाइट पहुंच गई, फिर यहां से लाइट पहुंच गई 2 सेकंड के बाद। क्या हमेशा ही ऐसा होगा कि यहां से लाइट निकलेगी और यहां से वेव निकलेगी और 2-2 सेकंड के बाद पहुंचती जाएगी? ना, कभी नहीं। ये भी हो सकता है कि यहां से लाइट वेव निकल रही है, यहां पहुंच रही है, और इस सोर्स से लाइट रेज निकल रही है 3 सेकंड के बाद, फिर अगले पल यहां से लाइट वेव निकल रही है 4 सेकंड के बाद, फिर 10 सेकंड के बाद, फिर 15 सेकंड के बाद, फिर 2 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद, फिर 4 सेकंड के बाद। रैंडम इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे पहुंचने वाली लाइट वेव और यहां पे पहुंचने वाली लाइट वेव के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से निकलने वाली जो लाइट वेव है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y2 is equals to a2 sin ओमेगा 2 माइनस kx2। बोलो क्लियर है? अब यहां पे x2 क्या है, यहां से निकलने वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है t2 टाइम, मतलब वो टाइम है जब ये वाली वेव यहां तक पहुंच रही है, वो टाइम t2 है। और t2 और t1 के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। किसी समय इनका डिफरेंस 2 सेकंड भी हो सकता है, किसी पल इनका डिफरेंस 4 सेकंड भी हो सकता है, किसी पल इनका डिफरेंस 5 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ये है और एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ये है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है। ये दोनों इस मीडियम पे, इस पॉइंट पे पहुंच रही है, तो आपस में क्या करेंगी, सुपरपोजिशन करेंगी। क्या करेंगी फ्रेंड्स? सुपरपोजिशन करेंगी। अब इस पॉइंट पर सुपरपोजिशन कई तरीके से हो सकता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इस पॉइंट पर सुपरपोजिशन या अध्यारोपण कई तरीके से हो सकता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं फेज ऑफ द वेव। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फेज φ1, मतलब इस वाली वेव का फेज बताता है वेव की पोजीशन, वेव कितने समय में कहां पहुंच गई, तो वेव की पूरी पोजीशन कौन बताता है, उसका फेज बताता है। इसी तरह से हम इतने पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, फेज φ2 बोलते हैं। ये किसका फेज है? इस वाली वेव का फेज है। ये किसका फेज है? इस वेव का फेज है। तो इसे बोलते हैं फेज φ1, इसे बोलेंगे फेज φ2। ठीक है? अब आप समझिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दो वेव जो यहां से निकल रही है वो इस पॉइंट पर जो पहुंचेंगी, तो यहां पे आपस में क्या करेंगे, अध्यारोपण करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? अध्यारोपण करेंगी। जब अध्यारोपण करेंगी या सुपरपोजिशन करेंगी, तो सुपरपोजिशन कई तरीके से हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। हो सकता हो इस पॉइंट पी पे इस प्रकार का सुपरपोजिशन हो जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली सिचुएशन में बता रहा हूं, हो सकता हो इस पॉइंट पी पे सुपरपोजिशन कैसा हो कि यहां से आने वाली वेव और यहां से आने वाली वेव सेम फेज में हो। किस में हो? सेम फेज में हो। सेम फेज में कैसे होता है जरा देखिए। हो सकता हो पहले मैं इस वेव को ड्रॉ करने वाला हूं। ये हमारे पास हो गया वेव नंबर, ये पहली वाली वेव हो गई। ठीक है? हो सकता हो इस पॉइंट पी पे जो दूसरी वेव पहुंच रही है वो इस वेव के साथ सेम फेज में हो।
तो इस वेव के साथ सेम फेज में कैसे हो सकती है, इस वेव के साथ सेम फेज में ऐसे हो सकती है। बोलिए फ्रेंड्स, इस वेव के साथ सेम फेज में ऐसे हो सकती है। एक ये भी सिचुएशन हो सकता है। कोई जरूरी है क्या ये हो, कोई जरूरी नहीं है। मैंने बताया कि इस पॉइंट पी पर ये भी सुपरपोजिशन हो सकता है। अगर दो वेव सेम फेज में पहुंचती हैं, सेम फेज का मतलब सेम सेम, इन दोनों हाईएस्ट होंगी लोवेस्ट होंगी, ठीक है, दोनों सेम फेज में होंगी, मतलब जब इस वाली वेव की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब इस वेव की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जस्ट जब इस वेव की वैल्यू मिनिमम होगी तब इस वेव की वैल्यू मिनिमम होगी। मतलब इनका क्रस्ट एक साथ है, इनका ट्रफ एक साथ है, क्रस्ट ट्रफ मिलते मिलते चल रहा है। इसी को बोलते हैं सेम फेज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सेम फेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दो वेव इस तरह से अगर आपस में ओवरलैप कर रही हैं या सुपरपोजिशन कर रही हैं, तब इनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलते हैं। बोलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या जरूरी ऐसा हो, कोई जरूरी नहीं है। इस पॉइंट पी पे हो सकता हो कि इस वेव और इस वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई का फेज डिफरेंस हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत फेज में हो, अपोजिट फेज में हो। अपोजिट फेज कैसे होगा जरा देखिए। मान लीजिए मैं पहले इस वाली वेव को ड्रॉ करने जा रहा हूं, मैंने इस वेव को ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं इस वेव को ड्रॉ करूंगा। अब ये जो वाली वेव है वो इस वेव के साथ अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज का मतलब होता है पाई फेज में। कैसे हो सकता है जरा देखिए, मैं बताता हूं। हो सकता हो ये आपके सामने ऐसे अपोजिट फेज में ऐसे मिल रही हो, या इस पॉइंट पे ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है लाइट का इमिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब इस पॉइंट पी पे दो वेव हो सकता हो सेम फेज में मिल रही हो सकता हो इस पॉइंट पी पे दो वेव अपोजिट फेज में मिल सकती हैं। तो अगर दो वेव इस पॉइंट पी पे अपोजिट फेज में मिलेंगी, अपोजिट फेज का मतलब होता है पाई, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का होगा, तब इस तरह के सुपरपोजिशन को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलेंगे। बोली क्लियर है। इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब संपोषी व्यतिकरण, इसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब विनाशी व्यतिकरण। कोई जरूरी है क्या ये हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी है कि ये हो, कोई जरूरी नहीं है। मतलब इस पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव हो कोई जरूरी नहीं है, इस पॉइंट पी पे डिस्ट्रक्टिव हो कोई जरूरी नहीं है, इस पॉइंट पी पे इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए। हो सकता हो इस वेव को मैं बनाने जा रहा हूं, मान लीजिए आपने एक वेव ऐसे बना दिया, ये वाली वेव बना दी। हो सकता हो इस पॉइंट पी पे जो वेव मिल रही है वो ना तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है ना तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर रही है, ना तो वो सेम फेज में है ना तो वो अपोजिट फेज में है। तब वो किस फेज में है, तब इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई/2 का भी हो सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए वेव इस तरह से मिल रही हो, वेव इस तरह से मिल रही हो, बोलिए है कि नहीं। तो अगर वेव इस तरह से सुपरपोजिशन कर लेगी तो ये तो ना तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है ना तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ना ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है ना ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। तो फिर ये कैसा सुपरपोजिशन, इसको बोलते हैं नॉर्मल सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मल सुपरपोजिशन। दो वेव सेम फेज में होनी चाहिए, पहली बात ध्यान रखिएगा, दोनों सेम फेज में होनी चाहिए, साथ साथ ऊपर जाए साथ साथ नीचे जाए, इनके बीच का फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्त, 0 होना चाहिए, या फिर n का मल्टीपल, 2 पाई n का मल्टीपल होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अगर इस तरह से सेम फेज में है तब तो ठीक है भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर अपोजिट फेज में है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस आ गया, कितना फेज डिफरेंस आ गया इनके बीच में, मान लीजिए पाई/2 का फेज डिफरेंस आ गया, तब इस केस में कौन सा सुपरपोजिशन हो जाएगा, इस केस के सुपरपोजिशन को बोलते हैं नॉर्मल सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मल सुपरपोजिशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये दो सोर्स चाहे अलग अलग हों और चाहे सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट के सोर्स हों, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये सोर्स चाहे अलग अलग हों चाहे सेम सोर्स हों, इस पॉइंट पी पे इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव भी पॉसिबल है, डिस्ट्रक्टिव भी पॉसिबल है और नॉर्मल सुपरपोजिशन भी हो सकती है।
क्लियर होगी बात? इसका मतलब ये हो गया कि जब दो ये वेव आपस में मिलेंगी तो एक रिजल्टेंट वेव बनाएंगी। क्या बनाएंगे? एक रिजल्टेंट वेव बनाएंगी। अब रिजल्टेंट वेव कैसे बनेगा जरा देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ रिजल्टेंट वेव। तो जब ये दो वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी तो ये बनेगा आपके सामने रिजल्टेंट वेव। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? ये आपके सामने बन जाएगा रिजल्टेंट वेव। और जब दो वेव आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो यहाँ पे कैसे वेव बनेगा? ये बनेगा आपके सामने रिजल्टेंट वेव। ये क्या बन गया? रिजल्टेंट वेव बन गया। बोली क्लियर है? इसी तरह से जब दो वेव इस तरह से मिलेंगी तो ये क्या बनाएंगी? रिजल्टेंट वेव। ऐसे से देखिए रिजल्टेंट वेव बनाएंगी। बोली है कि नहीं? तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि जब दो लाइट वेव आपस में सुपरपोज करती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनती है। एक नई वेव बनती है और उस नई वेव को बोलते हैं रिजल्टेंट वेव। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेव। ग्रीन कलर से मैंने रिजल्टेंट वेव को दर्शाया हुआ है, आप देख लीजिए। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इफ टू वेव्स आर सुपरपोज, if two waves are superposed to each other, then a resultant wave is produced. एक resultant wave बनती है whose displacement किसका? resultant wave का displacement is the vector sum of individual displacement of two vectors. Displacement is the vector sum of individual displacement of two vectors. Displacement of two वेक्टर्स। इसका मतलब मान लीजिए कि दो वेव आपस में सुपरपोज कर रही हैं और इनसे एक रिजल्टेंट वेव बन रहा है। मान लेते हैं इस वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है? y1 और इस वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है? y2। तो ये जो वेव आपकी नई वेव बन रही है इसको बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब दो वेव आपस में सुपरपोज करती हैं तो उनसे जो नई वेव बनती है उसका रिजल्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब इस वाले वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट y1, इस वाले वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट y2, इन दोनों का वेक्टर सम किसके बराबर होगा? इन दोनों के सुपरपोजिशन से बनने वाली वेव के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। वेक्टर सम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, वेक्टर सम होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यही तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? अब आपको मैं बताऊंगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ जो सुपरपोजिशन होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। या तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, या एक नॉर्मल तरीके का सुपरपोजिशन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज सुपरपोजिशन। तो ये हमारी वेव हो गई। अब इन दोनों के सुपरपोजिशन से एक नई जो वेव बनेगी उस वेव का क्या इक्वेशन होगा? उस वेव का इक्वेशन होगा y net is equals to a net sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। ये एक रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन होगा। मतलब जो एक रिजल्टेंट वेव बनी है उस रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आपके सामने है y net बराबर a net sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस समझ लीजिए, पाथ डिफरेंस समझ लीजिए और साथ ही साथ टाइम डिफरेंस समझ लीजिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बने रहिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो पहली वेव जो हमारे सामने थी, जो S1 सोर्स निकल रही थी, उसका फेज का फॉर्मूला क्या था? φ1 इज इक्वल टू ओमेगा t1 माइनस kx1। दूसरे सोर्स से जो वेव निकल रही थी उसके फेज का फॉर्मूला था ओमेगा t2 माइनस kx2। फेज डिफरेंस होता है φ2 माइनस φ1। फेज डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा फाई से। इसका फॉर्मूला होता है φ2 माइनस φ1। इसे बोलते हैं बच्चों
फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं कलांतर, हिंदी में क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं। तो फाई टू कितना है आपके पास, फाई टू है आपके पास ओमेगा T2 माइनस KX2 ब्रैकेट में। अब आपको पता होना चाहिए ये माइनस साइन क्यों लगता है, जब प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है तब साइन माइनस का लगा देते हैं, और जब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगी तो साइन प्लस का लगा देंगे। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और वेव एंड ऑसिलेशन अगर आपने पढ़ा है क्लास 11th में तो आपके लिए आसान होगा। फाई वन कितना होता है फ्रेंड्स, फाई T1 माइनस KX1। अब आप देखिए ओमेगा T2 कॉमन ले लीजिए, T2 माइनस T1 माइनस यहाँ से K कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा X1 माइनस X2। क्या बचेगा बच्चों, X1 माइनस X2। अब आप अगर यहाँ से देखिए बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम परफेक्ट है ना सब कुछ। यहां से आप इसको प्लस कर दीजिए, इसको प्लस करेंगे, अब बिल्कुल ठीक है, अब एकदम परफेक्ट है, कोई भी गलती नहीं है। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा T2 माइनस T1 माइनस K X2 माइनस X1। ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इसे बोलेंगे डेल्टा T माइनस K इसे बोलेंगे डेल्टा X, और ये आपके सामने है डेल्टा फाई। बच्चों अब आप यहाँ पे एक बात समझिए, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। इसे बोलते हैं टाइम डिफरेंस। क्या बोलेंगे, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू वेव। इसको बोलेंगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मतलब पथांतर। तो फेज डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का फॉर्मूला आपके सामने होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, या फिर होता है 2 पाई इंटू एफ। एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। एफ हमारा लीनियर फ्रीक्वेंसी है। के को बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा। वेव नंबर वेव के वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये सब आपकी वेव की प्रॉपर्टी है, ये सब आप जानते होंगे, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन और एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने क्या होता है, वेव वेलोसिटी बराबर होता है लैम्डा अपॉन टी, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ओमेगा अपॉन के फॉर्म में भी लिखते हैं। ये वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझिए, अब हम ओमेगा और के की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, देखिए डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी डेल्टा टी, माइनस के बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है, तो यहां से आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब आप इसमें से अब आप देखिए इसमें से मैं निकालने वाला हूं तीन फॉर्मूले। कैसे निकालेंगे देखिए, मान लीजिए कि पाथ डिफरेंस, दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस 0 है। दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू डेल्टा टी। ये आपके सामने फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच का फॉर्मूला आ गया। तो फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पे कैपिटल टी पता है ना क्या होता है, कैपिटल टी मतलब होता है टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक वेव को एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेव की फ्रीक्वेंसी एक समय में या एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय द वेव इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो पहला कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन समझिए बच्चों, दूसरी कंडीशन होती है, मान लीजिए दो वेव के बीच में फेज का डिफरेंस 0 है। दो वेव के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। मतलब इस बार डेल्टा फाई क्या हो गया, 0। तो ये 0 कर देंगे तो फिर हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले हैं, ये आपके वेव में को क्वेश्चंस बनते हैं। और तीसरी कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए दो वेव के बीच का जो पाथ का डिफरेंस है, मतलब पथांतर, वो 0 हो गया। सॉरी, पथांतर नहीं, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज 0। दो वेव के बीच का टाइम डिफरेंस 0 है, और जब टाइम डिफरेंस 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेल्टा टी बराबर 0 करेंगे। अब हम यहाँ पे डेल्टा एक्स के क्या करेंगे, x1 माइनस x2 कर देंगे और माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा और बनेगा x1 माइनस x2 बन जाएगा।
ये सामने आपके कौन सा फॉर्मूला आ गया बच्चों, फेज डिफरेंस टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब आपको मैं शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला बता देता हूं, आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला देखिए, ध्यान से देखिए। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लैम्डा बराबर 2 पाई बराबर कैपिटल टी, बस इतना याद रखिए, बाकी सब कुछ याद हो जाएगा। दो वेव के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का है तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई का होगा। उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, कैपिटल टी का होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, बहुत ही बेहतरीन। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरपोजिशन, आई मीन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड नॉर्मल सुपरपोजिशन। बने रहिए दोस्तों। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक चीज़ आज मैंने डिस्कस करी है आप लोगों से, और क्योंकि ये बेसिक ही बताना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि क्लास 11 में बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, ऑब्जर्व करिए। और यहाँ पे हमारा एक पहला पार्ट सुपरपोजिशन ऑफ वेव, लाइट वेव का सुपरपोजिशन का पहला पार्ट हमारा खत्म होता है। हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे और सेकेंड पार्ट में इसका डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ सुपरपोजिशन। और इस टाइप ऑफ सुपरपोजिशन में हम आपको बताएंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और नॉर्मल सुपरपोजिशन, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट आगे थ्योरी बताएंगे। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।